चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सोशल साइंस मींस मतलब क्या होगा, उसमें सारे विषय क्या आ जाएंगे, जैसे आपका हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, ये सारे विषय इसमें आ जाएंगे। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। सबसे पहली बात देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था। ये आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था। देखो बुआ, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। कब शुरू हुआ था? तो 1920 से। उसी समय से महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे और इसी के द्वारा ही, इसी के माध्यम से उन्होंने एक और आंदोलन स्टार्ट करी थी, इसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। इसी समय से शुरू हुआ था, 1920 से ये स्टार्ट करी गई थी, मतलब 1921 के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था। देखो, तो भारत में खिलाफत आंदोलन क्या था, पहले बताओ। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में, पहले ये समझ लो ध्यान से कि भाई खिलाफत आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, सारी बातों को समझो। देखो, खिलाफत आंदोलन जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें तुर्की जो था ना, इंग्लैंड से मतलब अंग्रेज से हार गया था। जब अंग्रेज ने क्या किया, तुर्की को हरा दिया, तुर्की को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तुर्की को क्या क्या बुरी तरह से पराजित कर दिया, तो वहां के धर्म गुरु खलीफा का वो सारा अधिकार छीन लिया। क्या किया? देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रही थी तो उस समय अंग्रेजों से क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया। जब तुर्की हार गया तो वो वहां के जो धर्म गुरु खलीफा था उसका सारा अधिकार छीन लिया। किसने? अंग्रेजों ने छीन लिया। तो भाई मुस्लिम, जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे, वो अंग्रेज के खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं, ये आप जो है ना गलत कर रहे हैं। जो तुर्की के शासक जो धर्म गुरु है उसके सारे अधिकार को आप लौटाइए, नहीं तो हम सारे मुस्लिम आपके खिलाफ खड़े हैं। तो सारे मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसके कारण से इसका नाम दे दिया गया खिलाफत आंदोलन। और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए। महात्मा गांधी इसलिए नेतृत्व किया क्योंकि देखो, महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम को मिलाना चाहते थे। जैसे 1957 का हिंदू मुस्लिम विद्रोह हुआ था, हिंदू मुस्लिम की जो एकता दिखाई गई थी, वैसे ही महात्मा गांधी इस आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम की एकता को बरकरार करना चाहते थे। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए और बोले कि हाँ, मैं आप लोगों के संग खड़ा हूं और ये कैसे अंग्रेज खलीफा के अधिकार को नहीं देते हैं, देख भी लेते हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन किसके माध्यम से शुरू हुआ, किसके लिए शुरू हुआ था? वो भी तुर्की के शासक या धर्म गुरु जिसका नाम खलीफा था, उसके लिए यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने अंग्रेजों का डटकर विरोध किया कि उनके अधिकार को लौटाइए। तो अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया खिलाफत आंदोलन। कब से शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब से? 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। और 1920 में ही एक और आंदोलन महात्मा गांधी ने पारित किया था, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। लेकिन 1921 से स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, यानी 1921 से लेकर 1922 2 साल लगभग चला था। क्या चला था? मतलब असहयोग आंदोलन चला था, लेकिन उनका असहयोग आंदोलन असफल रहा था। यानी देखो, खिलाफत आंदोलन ये अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो भी तुर्की के अधिकार को, तुर्की के शासक खलीफा के अधिकार को लौटाने के लिए। तो ये था खिलाफत आंदोलन कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे यहाँ के मुस्लिम लोग, जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी इसलिए किए ताकि जो है ना, मुस्लिम और हिंदू को मिलाया जा सके। क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे किसी भी देश की एकता, देश की आजादी उसकी जनता होती है, और जनता जब तक पूर्णतः तैयारी नहीं होगी आजादी के लिए, तब तक जनता है वो अंग्रेज को भगा नहीं सकती। महात्मा गांधी ये जानते थे। आखिर जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले रहे थे, तो चौरी चौरा कांड में, जब चौरी चौरा कांड हो गई, तो महात्मा गांधी बोले कि हमारा देश अभी पूरी तरह से आजादी के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का ये सिद्धांत था कि जब तक यहाँ के लोग नहीं जगेंगे, जब तक लोगों में एकता नहीं आएगी, तब तक हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। इसी कारण से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि हिंदू और मुस्लिम को मिलाया जा सके। तो खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो सन 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, पहली क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब दूसरा समझते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखो बुआ, ये बिहार में पहले छात्र आंदोलन हुआ था और ये छात्र आंदोलन पूरे भारत में फैल गई थी। इसका नाम पड़ गया संपूर्ण क्रांति, मतलब संपूर्ण जगत में फैल गया, संपूर्ण भारत में फैल गया। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन था वही संपूर्ण क्रांति बन गया। इस जो संपूर्ण क्रांति था ना, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जेपी कर रहे थे। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। देखो, 5 जून
5 जून 1974 को ये जयप्रकाश नारायण जो थे ना, पटना के गांधी मैदान में इतना जोरदार भाषण दिए थे, इतना जोरदार भाषण कि लाखों के तादाद में इनके भाषण को सुनने के लिए आए थे। और यहाँ पे कुछ नेता लोग भी क्या किए, इनके भाषण को सुनने से रोकने के लिए रेलगाड़ी बंद करवा दिए, लोगों पर डंडा चार्ज करवाया गया और पुलिस ने क्या किया, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण, देखो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति चाह रहे थे। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं जो आपातकाल की स्थिति लागू हो गई थी, भुखमरी आ गई थी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उसी समय बांग्लादेश आजाद हुआ था और उसको आजाद कराने वाला हम ही लोग थे। बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम अपने भारत में आ गए थे, 10 लाख लगभग मुस्लिम आ गए थे, इसके कारण से भारत का अर्थव्यवस्था डोल गया था। तो बिहार से लेकर भारत के कई राज्यों में भुखमरी की समस्याएं आ गई थी, भुखमरी की समस्याएं आ गई थी। तो भुखमरी की समस्या को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का नेतृत्व ये जेपी किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे, जिसको छात्र आंदोलन कहा जा रहा था। और बाद में यह संपूर्ण भारत में फैल गया, इस कारण से इसका नाम पड़ गया संपूर्ण क्रांति। देखो संपूर्ण क्रांति मतलब एक ऐसा आंदोलन था जिसमें इंदिरा गांधी को हटाने के लिए कोशिश करी गई, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी आई थी तो एक नारा दी थी जिसका नाम था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जन्म दी थी, कौन दी थी? इंदिरा गांधी नारा दी थी, क्या दी थी कि गरीबी हटाओ। अब इंदिरा गांधी वैसा कर नहीं पा रही थी, इसी कारण से जयप्रकाश नारायण ने पूरी कोशिश करी कि हट जाइए आपको रहने से कोनो फायदा नहीं है। आप बोली गरीबी हटाएंगे, गरीबी फिर आ गया, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आ गई। भाई अब जब आप जनता को सुखित कर ही नहीं सकते हैं, जनता की मांगों को पूरा कर ही नहीं सकते, तो क्या फायदा रहने का। देखो जयप्रकाश नारायण इतने जोशीला इंसान थे ना, कह नहीं सकते हैं। बेचारे का अगर जीवन देखेंगे जयप्रकाश नारायण का, तो इतने दुख बड़े कांटे से गुजरा है ना, कहा नहीं जा सकता। पढ़ने के लिए पैसे नहीं था, पटना के कॉलेजिएट से पढ़ाई वो किए हैं, कौन? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद सत्यदेव बाबा का भाषण सुनकर अमेरिका चले गए, क्योंकि सत्यदेव बाबा थे जो रेडियो पर भाषण दे रहे थे कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, वो कहीं भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो इन्होंने सोचा कि जाता हूँ अमेरिका, ये अमेरिका चलेगा और अमेरिका पोछा मारकर, जूता साफ कर, बर्तन मांजकर, लेट्रिन साफ करके, जूता सीकर नीचे फर्श पर सो कर पढ़ाई किए थे, कौन? जेपी जयप्रकाश नारायण। और वहां से विद्वान व्यक्ति बनकर लौटे और यहाँ पर आते आते ये मतलब एक फेमस इंसान बन गए थे। 5 जून 1974 को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में इतना जोरदार भाषण दिया था ना, बोले नहीं कि उसको सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगी थी। आज उतना प्रधानमंत्री भी आ जाएगा ना तो वहां भीड़ नहीं लगने वाला है। जयप्रकाश नारायण इतने जोशीला इंसान थे, क्या जोशीला इंसान थे, समझ में बुआ? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। वो कहाँ के थे? ये अपने बिहार के ही रहने वाले थे, खासकर यूपी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ करके गए। देखो पहले के जो नेता थे ना, वो बिहार, यूपी, झारखंड इस सबको अलग नहीं मानते थे, सब अपने समान था। और उस समय तक तो झारखंड अलग हुआ नहीं था। बिहार एक मतलब बहुत बड़ा राज्य माना जा सकता था, क्योंकि झारखंड उसी में था। देखो तो बिहार में जो छात्र आंदोलन था वो क्यों हुआ था, आपको समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ के छात्रों को क्या हो रहा था, भुखमरी की समस्या बिहार में ज्यादा हो गई थी, छात्रों ने आंदोलन कर दिया था। उसका नेतृत्व कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। 2 शर्त पर किए थे कि पहला, मैं टोटल फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, किसी का गुलाम नहीं रहूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, और मैं जो भी फैसला लूंगा वो सबको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो आंदोलन है ना, ये बिहार यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे भारत में फैल जाएगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण चाहते थे रियल में। इससे क्या होता है कि इनको मतलब बहुत फेमसलिटी मिलती है। उसी समय इंदिरा गांधी भी आपातकाल लागू करवा देती है। 18 महीना, लगभग 1.5 साल इंदिरा गांधी आपातकाल लागू करवाई थी, किसके लिए? बस अपने लाभ के लिए, ताकि इन लोग का आंदोलन टूट जाए, संपूर्ण क्रांति का नारा खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। उसी समय भारतीय जनता पार्टी उकर आई थी, लेकिन फिर खत्म हो गई थी। समझ में बुआ? तो समझ में आ गई कि देखो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बड़ी जोशीला इंसान थे जयप्रकाश नारायण। देखो उनके जैसा ही बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर एरिया के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। नाम सुने ना बाबू कुंवर सिंह का? कहावत सुने होंगे, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। 80 वर्ष की हड्डी में उन्होंने अपने हाथ को काट कर दे दिया था अपने देश के लिए। जानते हैं क्यों? बाबू कुंवर सिंह लगभग 7 बार अंग्रेजों को हराया था। कहाँ के थे? बिहार के भोजपुर के। अब भोजपुर के जगदीशपुर गांव के थे। हालांकि मेरा भी घर जगदीशपुर ही है, लेकिन जगदीशपुर बहुत जगह पड़ता है, हम छपरा जिला से बिलोंग करते हैं। देखो तो कहीं ना कहीं अपने देश में बड़ी जोशीला, बड़ी ताकतवर इंसान जन्म लिए हैं, और बाबू कुंवर सिंह उन्हीं सब में से एक गिने जाते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने जोरदार अपना योगदान दिया था, और 80 वर्ष की
आज आजकल का जो 80 वर्ष का इंसान होता है ना, लटक जाता है, जाने नहीं है दे में, चलने फिरने तक ताकत नहीं होता है। लेकिन वो इंसान 80 वर्ष की हड्डी में अंग्रेज से लड़ा था और उसमें अपनी हाथों काट कर रखा था, काट दिया था। समझ में आ रही बुआ? बाबू कुंवर सिंह की अगर एक कहानी में बताऊं तो बाबू कुंवर सिंह सिर्फ बल ही यूज नहीं करते थे, दिमाग ज्यादा यूज करते थे। दिमाग के कारण से ही अंग्रेजों को पानी पिला कर रखा था। कौन? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला कौन था? वो था बिहार का बाबू कुंवर सिंह। समझ बुआ? ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। समझो, एक बार बाबू कुंवर सिंह जो थे ना, वो जा रहे थे कहाँ? अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे। और क्या हुआ कि बाबू कुंवर सिंह की सेना हार रही थी। तो बाबू कुंवर सिंह बोले क्या कि अपने सेना से बोले कि तुम लोग पीछे हटते चलो, पीछे हटते चलो। उनकी सेना पीछे हटती चली गई। अंग्रेज को लगा कि मैं जीतने वाला हूँ, जीतने वाला हूँ। रात हो गई थी, अंग्रेजों की सेना भोजन करने में बैठी। ले बाबू कुंवर सिंह जो उनकी सेना हटी हुई थी पीछे ना, वो फिर अटैक करवा दिए, डायरेक्ट अटैक करवा दिए, जिससे अंग्रेजों की हार हो गई थी। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे ना, दिमाग लगाते थे। वो क्या हो रहे थे ना कि गंगा नदी को जो पार कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी एक हाथ पर गोली मार दिया, निकाले तलवार, अपने हाथ को काट दिया। 80 वर्ष में आजकल लोगों को थोड़ा सा सुई चुभ जाता है ना, तो लोग बाप रे बाप डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं, टेक्निस का सुई लेते हैं। और वो इंसान अपने देश के लिए अपने हाथ तक को गंगा मैया को दान में दे दिया और बोला कि हे गंगा मैया, लो मैं तुमको अपनी हाथ दान में देता हूं। वो इंसान 80 वर्ष की हड्डी में, जिसका नाम था बाबू कुंवर सिंह। फिर कह रहा हूं, ऐसे ही यहाँ के इंसान ताकतवर नहीं कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जो अपनी पैर से पूरी दुनिया को हिलाता था, वही इस धरती पर बाबू कुंवर सिंह ने जन्म लिया था, जो 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वो है इस बिहार की धरती, बिहार की धरती जो पूरी दुनिया को हिला कर रखी, जहां से क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले उठी थी। वो थे बाबू कुंवर सिंह, जो अंग्रेजों को एक बार नहीं 7 बार हराया और 80 वर्ष की उम्र में अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को दान में दे दिया। तो बिहार में जो ना बड़े जोशीला इंसान जन्म लेते हैं। और वो इंसान बिहार में छपरा जिला का बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन के संविधान को लगभग 7 दिन में लिख कर दिखा दिया था। है कोई जन्म लेने वाला इस दुनिया में? नहीं यार। बिहार की धरती वो धरती है ना, जो सबको आकर्षित कर देती है। चलिए आगे समझते हैं। तो क्या रहा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। याद रखिएगा, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। बड़ी जोशीला इंसान थे। और देखो आगे समझते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं बुआ? लोकतंत्र का प्राण, लोकतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, बता दीजिए? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? वो है अपना इंडिया। क्योंकि यहाँ जनता राजा है, सरकार गुलाम है। जनता जैसा चाहेगी वैसा ही करेगी। जनता जिधर चाहती है काल को उधर ही मोड़ती है। देखो, लोकतांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था है ना, जिसमें टोटल अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। क्योंकि देखो, जनता जानती है, सरकार भी जानता है कि अगर मैं बढ़िया काम नहीं किया, जनता का दिल नहीं जीता, तो अगले बार वोट मांगने जाऊंगा तो चप्पल उठा के मारेगा सब जनता। क्योंकि सारी अधिकार, सारे मत जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी और जिसको चाहेगी उसको रंक बना देगी, भिखारी बना देगी। वो जनता की पावर है। यानी आज हर जनता राजा है, जनता राजा है और सरकार भिखारी है। समझ में आ रही है? देखो, तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? याद रखिएगा, राजनीतिक दल को कहते हैं। राजनीतिक दल कौन होता है? जो जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार से लेकर फिर जनता तक पहुंचाता है। यानी बीच का माध्यम का कार्य, यानी पुल का कार्य करता है कि जनता के अधिकार को, जनता के मांग को पुल के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाता है। अब फिर सरकार जब पास करवाती है तो सरकार भी इसे लेकर ये जनता के पास पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण से लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। समझ में आ रही है ना? जनता के मांगों को, अधिकारों को, उनके आंदोलन को सरकार के पास पहुंचाएगा। फिर सरकार जब उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी तो ये जनता के पास पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण से राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। अब बताइए, चिपको आंदोलन के प्रणेता किन्हें कहते हैं? बताइए, चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहते हैं बाबू? देखो, चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ये सुंदरलाल बहुगुणा या चिपको आंदोलन क्या है, पहले ये बताइए। देखो, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी ना, वो पेड़ से चिपक कर अपनी जान देने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो जान रही थी ये पेड़ पौधे ही जीवन है। ऐसा सोचिए, आज ज्यादा बारिश नहीं होती है, ज्यादा बादल नहीं लगते, इसके पीछे का रीजन क्या है? आज ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल रही है, ज्यादा मात्रा में अम्ल वर्षाएं हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? वो है पेड़ पौधा की कटाई, अंधाधुंध हो रही है।
अंग्रेज जब आए तो पेड़ पौधे की कटाई करवाते गए समझ में बुआ। तो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन क्या था, उत्तराखंड की महिलाएं पेड़ पौधे की बचाव के लिए वो अपने जान देने लगी, पेड़ से चिपकने लगी। इसी को चिपको आंदोलन, चिपको मतलब चिपक जाना। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। चिपकी तो महिलाएं थी, लेकिन इसका नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। ये घटना कहाँ थी? उत्तराखंड की थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड की थी। वहां की महिलाएं पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ की कटाव को रोकने के लिए पेड़ से चिपक जा रही थी। नहीं, हम नहीं काटने देंगे भैया, हम नहीं काटने देंगे। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। यानी चिपको आंदोलन का प्रणेता किनको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को कही जाती है। ये बातें आपको समझ में आ गई ना? चलो, तो इसका ऑप्शन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से, शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में। तो पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गरीबी को जन्म देती है भैया, यह कथन किसका है? बता दीजिए। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके पास 4 है, ऑप्शन टच करिए ना, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। देखो, गरीबी को जन्म देती है। पहले एक बात बताइए, आप गरीब क्यों है और अमीर क्यों है? इस बात को समझ लेते हैं। देखो, जो गरीब लोग होते हैं ना बाबू, वो गरीब के जैसा ही सोचते हैं। गरीब लोग सोचेंगे हमको ये काम नहीं करना है, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो मतलब तरह की वो जो ना वो बहाना मारते रहते कि नहीं होगा। अरे करेगा तब ना होगा। अमीर लोग क्या है? कुछ नहीं है, एक साधारण इंसान ही अमीर बनता। प्रकृति सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आज ना कल तो परिवर्तन होने ही वाला है। लेकिन एक बात देखी जाती है, गरीबी को जन्म दे रही है, अमीरी को जन्म दे रही है। इसके पीछे का रीजन है, गरीब लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, अमीर लोग सोचते हैं हम कर देंगे, पैसा है जी। अरे देखो, एक बात आप याद रखना, पैसा मतलब देखो, हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि पैसा होता तो कुछ काम करते। आज ससुरी पैसा कहता है कि तू कुछ कर कि हम आए। अब सोचिए, अब छोटा सा दुकान कर लेंगे, पैसा नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तो ये मत सोचो कि पैसा होगा तब काम करेंगे। अरे तू कुछ काम तो कर, पैसा तो दौड़ के आएगी। समझ में आ रही है? मेरे गुरु शिवजी राम सर कहा करते थे ना कि देखो बाबू, पैसा उड़ रही है, उसको दिमाग से पकड़ना है बस। इसमें उम्र और हाइट मायने नहीं रखता। और ऐसा नहीं कि पैसा आकाश में उड़ रही है, पैसा हमारे आसपास उड़ रही है, बस सिर्फ दिमाग लगाना है कि उसको कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। हमारे गुरु ये कहा करते थे, वो देखो पैसा आकाश में नहीं उड़ रही है, पैसा हम लोग के आसपास है, उसको दिमाग से पकड़ना है, बुद्धि से पकड़ना है। बल लगाते रहिएगा, 50 घंटा काम करते रहिएगा, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रही है? पैसा नहीं मिलने वाला है। पैसा कब मिलेगा? जब दिमाग लगाएंगे तब। और गरीबी आपकी कब मिटेगी? जब आप दिमाग लगाएंगे तब आपकी गरीबी मिटने वाली है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, अमीर कहता है कि कर देंगे। अमीर कभी पीछे की नहीं सोचता, आगे की सोचता है, जो होगा तो हम देख लेंगे। आपको भी तो बताए थे, देखो अमिताभ बच्चन का नाम सुने ना, अमिताभ बच्चन लगभग देखिए जब उनकी मतलब बोले केबीसी जब स्टार्ट किए थे ना, उससे पहले की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन का सारा फिल्म फ्लॉप हो गया, फ्लॉप, सारा फिल्म फ्लॉप होते रह गया। बेचारा डिप्रेशन में चला गया। जब डिप्रेशन में चला गया तो बहुत सारा कर्ज उसके ऊपर चला गया। फिर भी अमिताभ बच्चन हार नहीं माना, बोला कि हम इससे निपटेंगे, इससे लड़ेंगे। उसने केबीसी कर्ज लेकर स्टार्ट किया और आज देखो उस केबीसी खिलाने के माध्यम से वो फिर से अपने सारे कर्ज को चुका दिए और फिल्मों में नंबर 1 स्टार बनते चले गए। वो थे कौन? अमिताभ बच्चन। यार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहती है। जिंदगी एक नदी के समान है, झरने के समान है, जिसकी लहरें कभी उठती है, कभी गिरती है, उठती है, कभी गिरती है। समझ में आ रही है? तो जिंदगी में गरीब जन्म लिए कोई गलत बात नहीं है, गरीब मर जाएंगे ये सबसे गलत बात है। इस दिमाग को अपने बात में बैठा लीजिए, इस बात को, ठीक है ना? देखो, तो हम लोग जाने थे गरीबी को जन्म देती है, ये किनका कथन है? ये आपको समझ में आ गई ना कि आखिर गरीब क्यों है? इसके पीछे का रीजन है उसका सोच। एक सोच इंसान को गरीब बना सकती है और एक सोच इंसान को अमीर बना सकती है। हम लोग देखो एक साधारण इंसान की बात बता रहे हैं, तो हम लोग गरीब इसलिए रह जाता है ना क्योंकि देखो हम लोग को अपने लाइफ में कुछ करने के टाइम में क्या करते हैं, हम लोग मतलब क्या ना तितली या तितला के चक्कर में पड़ रहते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, मोबाइल पर रिचार्ज करा कर बात करने के चक्कर में रहते हैं। इसी कारण से हम लोग का लाइफ चौपट हो जाता है। और जब तक ठेस लगेगी, जब तक दिमाग खुलेगा, तब तक समय भी निकल गई जाती है। तब बुआ याद रखना, जब लाइफ है पढ़ने का ना, तो उसमें मन लगा कर खूब पढ़ो यार। जिस दिन आप पढ़ लोगे बढ़िया से ना, ये हमारी गारंटी है कि देखना तो दुनिया में एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। इसलिए ज्यादा हेर फेर मतलब
तेना मेना के चक्कर में नहीं रहना, पढ़ने की उम्र में खूब पढ़ाई करना है। देखो ना, मतलब देखो बुआ, अगर सोचो आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे क्या कर पाओगे, सोचो ध्यान से। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में गरीब ही ना बनना है। तुम्हारे माँ बाप तुमको इस आशा से जन्म दिए, इस आशा से अपने खर्च, अपने सारे पैसे खर्च करते हैं ताकि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद वो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं देगा। अब माँ बाप को क्या मालूम है कि वही बेटा सुख सुविधा देने के चक्कर में है कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में। देख बाबू, अभी पढ़ने का उम्र है, मन लगा कर पढ़ लो। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन हजारों लड़के लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगे। तो पहले पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद इस सब चीज को रखो। समझ में आ रही है? पहले पढ़ाई, नहीं पढ़ाई करोगे बाद में गरीब हो जाओगे, बाद में गरीब हो जाओगे, और तुम्हारे एक गरीबी की वजह से तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और तुम्हारा आने वाला परिवार, तुम्हारा आने वाला संतान, सब कोई गरीबी को झेलेगा। जैसे सोचो तुम्हारे माँ बाप कष्ट सहकर तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या तू भी चाह रहा है कि वैसे ही तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी भाई बहन या तुम्हारे आने वाला संतान भी गरीबी झेले? जिस चीज के लिए तुम मोहताज रहते हो कि एक चीज खरीदवाना हो तो अपने पापा पर निर्भर रहते हैं, और पापा भी कहीं ना कहीं पैसे जैसे तैसे जुटाकर वो तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। क्या तुम भी वैसा चाहते हो कि मेरा बेटा भी मुझसे बोले कि पापा ये खरीदाओ और मैं जैसे तैसे करके उनकी सामान को इकट्ठा कर पाऊँ या न कर पाऊँ? इसकी संभावना ही नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने से बेकार है ना कि अभी मन लगा के या पढ़ाई कर लो, 4-5 साल पढ़ाई कर लोगे ना, उसके बाद लाइफ सही एंजॉय करो जिंदगी भर। देखो तो गरीबी को जन्म देती है, इसके पीछे का कारण है बाबू, याद रखना। सोच, गरीब सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, अमीर सोचते हैं हम लोग कर देंगे, तो नहीं होगा के चक्कर में मत रहो, क्योंकि पैसा उड़ रही है उसको दिमाग से पकड़ना है। समझ में आ रही है? पैसा उड़े उसको दिमाग से पकड़ना है। ये नहीं गरीब है तो मैं नहीं कर सकता, गरीब है तो मैं नहीं पढ़ सकता, ये आलतू फालतू की बातें करना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में जो भी इंसान हाई लेवल पर उठा ना, सब गरीबी से उठा है सब। समझ में आ रही बुआ? अभी हम लोग बात कर सकते हैं, कॉमेडी किंग जॉनी लीवर की बात करेंगे। कॉमेडी किंग जॉनी लीवर क्या, एक कलम बेचने वाला इंसान था, और आज देखिए दुनिया का, अपने इंडिया का कॉमेडी किंग कहा जाता है, सुपरस्टार हीरो भी माना जाता है। समझ में? इस दुनिया में हर इंसान गरीबी से उठा है, लो से हाई में गया है, जीरो से हीरो बना है सब। तो गरीबी को जन्म देती है। किनकी कथन है? यह कथन रैग्नर नर्कस का है। किनका? ऑप्शन सी से होगा, रैग्नर नर्कस का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को भूकंपों और किस देश को हम लोग भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? देखो बुआ, क्या ना कि जापान जो एरिया है ना, वो समुद्र के तट पर, समुद्र के बहुत आसपास है। समुद्र के बीचों बीच भी कौन है? समुद्र के बीच में नहीं है, समुद्र उसके चारों ओर है। जापान वाला एरिया आप देखिएगा। समझ में आ रही है? तो जापान एक ऐसा एरिया, जापान एक ऐसा देश है, जापान एक ऐसा कंट्री है जो समुद्र के बहुत निकट है, और समुद्र में हमेशा कभी ज्वालामुखी उठते रहते हैं, कभी भूकंप आते रहते हैं, कभी सुनामी आते रहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जापान पर। समझ में आ रही है? इसी कारण से जापान को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। और दूसरी बात समझो, जो देश समुद्र के सबसे ज्यादा नजदीक होता है या पहाड़ी इलाका के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, वहीं पर ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं और सुनामी और भूकंप ज्यादा आते हैं। जैसे अपने देश की बात करते हैं, गुजरात के समुद्र, गुजरात जो है ना समुद्र के निकट है, जिसके कारण से सबसे पहले भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी का प्रभाव सबसे ज्यादा पहले वहीं पर पड़ता है, और बिहार तक आते आते खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है? पहले गुजरात वहां नजदीक पड़ता है। इस सब बात को याद रखिएगा। देखो किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? याद रखिएगा, जापान को। क्यों? जापान को इसलिए भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं क्योंकि समुद्र के आसपास है और इसके अगल बगल बहुत सारे पहाड़ी इलाका पड़ते हैं जापान के। समझ में आ रही है? तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी वहां पर उठते रहते हैं और भूकंप, सुनामी समुद्र के होने से आते रहते हैं। इसी कारण से जापान को हम लोग भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? अब आते हैं तारी विरोधी आंदोलन, समझते हैं। देखो, तारी विरोधी आंदोलन, अपने बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी बिहार को बंद करा दिए, बिहार में शराब बंद करा दिया। लेकिन शराब बंद होने वाला थोड़े है भैया। आप शराब बंद करा रहे हैं, लोग और पी रहा है, दाम उसका बढ़ रहा है, लेकिन लोग मान थोड़े रहा है। अरे बताओ, जौन नेता बोल रहा है सबकी शराब को बंद करवाइए, वही नेता अपने घर के अंदर पी रहा है, तो शराब का घंटा में सब बंद होगा? सिर्फ कहने से होगा कि शराब बिहार में बंद है, शराब बिहार में बंद हो गया, काम खत्म। कितनों कराई कर लीजिए, पहले अपने घर के अंदर झांकिए कि हाँ भाई, हमारे घर में कौन कौन शराब पी रहा है। समझ में आ रही है? नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है, तो पहले आप अपने पार्टी में देखिए कि आपके पार्टी में कौन कौन शराब पी रहा है सब। आपके ही विधानमंडल में वो मिला था ना शराब का बोतल, तो आप बोले थे क्या कि कार्रवाई होगी? कहाँ किसी पर कार्रवाई हो रही है? गांव के अंदर कार्रवाई हो रही है। अरे पहले खुद के अंदर ताक झांक करिए कि हमारे पार्टी में जौन है उस शराब का प्रयोग करता है कि नहीं। आपके साथ रहने वाला इंसान बोलता है शराब को बंद किया जाए, और वही सब ससुरी शराब पीता है सब, तो घंटा में सब बिहार सुधरेगा। बिहार में अगर शराब बंद करवाना है तो पहले अपने अंदर ताक झांक करिए। अगर सोचिए
हम लोग को अपने देश को, हम लोग को क्या करना है, देश को सुधारना है भाई। तो देश को सुधारने के लिए बाहर के आतंकवादी को मारना पड़ेगा, देश के अंदर के आतंकवादी को मारना पड़ेगा। कोई इंसान अपने आप को सुधारना चाहता है तो वो किसी दूसरे को नहीं सुधार सकता है। मतलब वो अपने आप को तब सुधार सकता है ना जब वो अपने अंदर के बैठा उस शैतान को मार देगा। और बिहार में शराब, ये ताड़ी या दारू तभी बंद होगा जब यहाँ के अंदर जो नियम कानून लगाए वो सब नेता सुधर जाएंगे, तब। समझ में आ रही है? अब जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं नीतीश कुमार की, और उनका जो विपक्षी दल है वो तो शराब देखा के पीता, क्या करेंगे नीतीश जी? क्या कुछ नहीं कर सकते, डरता है सब। यहाँ आपस में लड़ना जानता है सब, बस एक दूसरे का विरोध करना जानता है सब। समझ में बुआ? देखो ताड़ी दारू, ये दारू और शराब क्या है यार, ये पी लेने से एक परिवार का, समझिए कि परिवार का जो मनोबल होता है ना टूट जाता है। अगर सोचिए किसी घर में एक ही मर्द है और उसका उसी पर उसका परिवार डिपेंड, अगर वो शराब पी कर दिन भर मातल रहे पिया का हमेशा सुतल रहे, तो क्या उसका घर का कंडीशन चलेगा? इसी कारण से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन, क्योंकि वहाँ के जो मर्द लोग थे ना वो मदिरा पी पी के, शराब पी पी के सोयल रहते थे, कोई काम धाम करते नहीं थे, औरतों को काम धाम करना पड़ता था। इसी कारण से औरतों ने उसका विरोध किया, जिसका खामियाजा मर्दों को भुगतना पड़ा। और बिहार में भी यही हुआ है और आज भी चलते रहती है, ताड़ी विरोधी आंदोलन होता है। देखो बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून क्यों लगाया, इसके पीछे का एक कारण है। वो देख रहे थे कि यहाँ के मर्द लोग क्या थे, पीपा खा रहे थे दारू, खूब अपने मेहरारू को, अपना बाल बच्चा खूब कूट रहे थे बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर औरतें प्रताड़ित हो रही थी बिहार की। इसी कारण से नीतीश कुमार ने शराबबंदी को रोक लगा दिया। अब क्या है ना, शराबबंदी लगने की वजह से सारे औरत शेर हो गई है। पहले औरतें बोलती नहीं थी, लेकिन अब औरतें क्या शेर हो गई है। फटाके पूछेगी दारू पी के आप आए हैं, फोन लगा देती है, सब पुलिस चली जाती है। अब मर्द भी सिकुड़ जाता है, पूछेगा दारू पी के, उनकी पत्नी पूछेगी अपनी मर्द से कि दारू पी कर आए, मर्द बोलता है कि नहीं हम दारू पी कर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाभ है, लेकिन पूर्णतः अगर शराबबंदी बिहार में बंद करना है ना, तो उसका एक काम हमें करना पड़ेगा। पहले जो शराबबंदी कानून लागू किया ना, वो अपने पार्टी को देखे ना, अपने अंदर ताक झाँक करे कि हाँ भैया वो पी रहा है कि नहीं। आपके संग नीतीश कुमार जी जो है ना, वो सब जो पार्टी आपके संग खड़ी है, सब मारे खानी, वो सब भी शराब का सेवन करते हैं। बहुत सारा पेपर आप देखें ना, पेपर विधानमंडल में जहाँ बैठे तो वहीं पर शराब का बोतल मिला था। तो कहीं ना कहीं अपने पहले अंदर ताक झाँक करनी पड़ती है, ठीक है। देखो तो किस देश में मतलब ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो ताड़ी के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? अब औपनिवेशिक शहर तो आप जानते होंगे मुंबई को, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को। देखो वित्तीय राजधानी, भारत की अभी वित्तीय राजधानी कौन है? वित्तीय का मतलब हर तरह का व्यापार करने वाला केंद्र जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, याद रखिएगा। देखो मुंबई आज भी सपनों का नगरी कहा जाता है, सपनों का। हर इंसान अपना सपना लेकर वहीं पर जाता है। किसी को हीरो बनना है वहीं पर जाता है, किसी हीरोइन को फेमस हीरोइन बनना है मुंबई में जाता है, अपने टैलेंट निखार के आता है। कहीं ना कहीं दुनिया में मतलब अपने भारत में सपनों का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। अपनी सपना को लेकर जाइए, क्योंकि होता क्या है वहाँ का हर इंसान बिजी है। किसी से आप पूछिएगा भैया हमको ये पता बताइए, नहीं बताएगा लोग, क्योंकि वहाँ के बहुत बिजी है लोग यार, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सब कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इतना लोग बिजी है। तो कहीं ना कहीं सपनों की नगरी ये कहा जाता है। किसको कहते हैं सपनों की नगरी? मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मुंबई को सपनों की नगरी? क्योंकि भाई वहां पर लोग अपनी सपने लेकर जाते हैं और सपने को साकार कराते हैं। एक फिल्म देखिएगा जिसका नाम होगा चांद तारों में, एक फिल्म है चांद के पार चलो, देखिएगा। उसमें जो लड़की रहती है, उसमें जो साधारण हीरो रहता है उसमें जो साधारण हीरो रहता है, लड़की को तो लेकर चला जाता है, उसको फेमस स्टार बना रहता है, लेकिन बाद में वो लड़की को भूल जाती है। तो उसके पापा ने एक शब्द कहा था, मतलब हीरो का पापा ने एक शब्द कहा था जो मेरे दिल को बड़ी झकझोरा था। उसने बोला था कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन जाने के बाद वो बनाने वाले के नाम से फेमस नहीं होती है, बन जाने के बाद वो अपने नाम से फेमस होती है। वैसा ही चांद के पार चलो फिल्म में हुआ था। देखो बुआ, मेरे कहने का मतलब सपनों की नगरी मुंबई को, 7 टापुओं की नगरी मुंबई को, औपनिवेशिक शहर मुंबई को, और साथ में भारत की वित्तीय राजधानी अभी कौन है? तो मुंबई है। समझ में आ रही? इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो इसमें ऑप्शन आप मुंबई को टच कर लीजिएगा। अब 9वां क्वेश्चन, किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? बताइए, भारत का सबसे मतलब प्रमुख
पुरस्कार दिया गया था किस समाज सेवी महिला को, आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो बुआ, भारत में किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? देखो बुआ, वो एक ऐसी महिला थी ना जो अपना सब चीज न्यौछावर कर दी, अपना सब चीज न्यौछावर कर दी भारत की जनता का सेवा करने के लिए। समझ में आ रही? वो कौन महिला थी? बहुत महान महिला थी। तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैसे महिलाएं हम लोग के समाज के लिए जरूरत है। समझ में आ रही है? महिलाओं को कमजोर मत समझिएगा। जब वो काली रूप धरती है ना तो भगवान शंकर कभी नहीं सुनती है वो सब। समझ में बुआ, आज दुनिया चल रही है भाई इसी की वजह से चल रही है। एक माँ अगर नहीं धरती पर होती तो एक बेटी के कष्ट को सहने वाला नहीं होता। कहा नहीं जाता है अगर नसीब लिखने का ठेका एक माँ को होता ना तो सारा कष्ट वो बेटे के जीवन में नहीं वो अपने जीवन में लिख लेती। माँ वो होती है। देखो तो याद रखिएगा, किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? 26 अगस्त 1910 को एक महिला का जन्म हुआ था जिसका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम सुने ना बाबू? ये मदर टेरेसा वो टेरेसा थी ना जिसने पूरे विश्व से नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कौन? वो थी मदर टेरेसा। देखो देखने में बड़ी सुंदर थी मदर टेरेसा देखने में बड़ी सुंदर थी। समझ में आ रही है? अपने सुख सुविधा को ठुकरा कर कलकत्ता के लोगों को देखी कि भाई यहाँ का आम जनता में गरीबी, बीमारी, तरह तरह की मतलब चीजें फैली, आपस में लड़ रहे हैं, शांति नहीं है। ये सब चीजें देखकर बड़ी आकर्षित हो गई। टीचर थी मदर टेरेसा, वो सब त्याग कर पटना में आई थी। पटना में डॉक्टरी का पढ़ाई करके वहां के लोगों का गई सेवा करने के लिए। इनके जीवन का संघर्ष बड़ा चुनौती ये रहा कि खाने के लिए खाना नहीं था क्योंकि वो सारे सुख सुविधा को त्याग दी थी। इतनी सुंदर थी कि अगर चाहती तो 50 उनके लड़के आगे पीछे मरते, लेकिन नहीं, उन्होंने वासना वाली चीज को त्यागा। उसने सेक्सुअल रिलेशन वाली चीज को, शादी ब्याह वाले संबंध को त्याग दिया और बचपन से देश की सेवा करने के लिए वो सोच ली। देखो अपने इंडिया के नहीं थे। आज आयरलैंड जिसको उत्तरी मैसेडोनिया का हम लोग नाम से जानते हैं, उत्तरी मैसेडोनिया के रहने वाली थी। सोचो मदर टेरेसा अपने देश की नहीं रहने वाली थी लेकिन देश की जनता की सेवा करी। और यहाँ के लोग खुद अपने सेवा नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं कि समझे दूसरे देश के लोग अपने देश में आकर अपने लोगों की सेवा करते हैं। समझ में आ रही बात? सेवा करने वाला ये नहीं देखता है कि कौन कहाँ का है, कौन किसका संतान है। देखो निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। मदर टेरेसा वही एक ऐसी माँ है जो सबको अपने समान मानती थी। जब मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई थी ना तो लोगों ने बड़ी रोया था, मतलब बोला कि एक धरती माँ छोड़ के हमें जा रही है। लोगों ने इतना दुख प्रकट किया था इसलिए ना क्योंकि मदर टेरेसा जो थी ना वो अपने प्रेम से, अपने स्नेह से सारे भारत के जनता को सींची। और भारत के जनता को ही नहीं, रूस से लेकर अमेरिका से लेकर सब जगह से इन्होंने पुरस्कार प्राप्त करी थी। कौन? मदर टेरेसा। हर 26 अगस्त को मदर जयंती हम लोग मनाते हैं, मतलब 26 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था 1910 में। समझ हुआ? तो ये एक ऐसी महिला थी जो अपने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी थी। वो थी मदर टेरेसा। तो ऐसे धरती को औरतें मतलब चाहिए जो समाज की सेवा करे, जो अपना सब चीज न्यौछावर कर दे। वो थी मदर टेरेसा। अपना सब चीज त्याग दी थी। अपने लिए खाना नहीं हुआ करता था लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे जिन लोगों के बीच रहती थी उनसे कुछ लेकर खाया करती थी और अपने समाज के लोगों का सेवा करती थी। ऐसे हम लोग के समाज में महिलाएं जरूरत है जो अपने समाज की सच्ची निस्वार्थ भावना से सेवा करे। आजकल हर इंसान की सेवा के पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। कोई इंसान किसी के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उससे उसको लाभ है तभी भागेगा। समझ में आ रही बुआ? दुनिया में हर इंसान के पीछे स्वार्थ छुपा है लेकिन मदर टेरेसा के मतलब मदर टेरेसा क्या थी? एक निस्वार्थ भावना वाली महिला थी जो निस्वार्थ भावना से बस लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए वो सेवा करना स्टार्ट करी थी। वो महिलाएं थी ना मदर टेरेसा। देखो इनको भारत का सबसे उच्च सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। वो कौन थी? समाज सेविका महिला थी, संत नहीं थी, वो समाज सेवी महिला थी। तो याद रखिएगा किसको मारेगा? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, पाटिल, किरण बेदी। तब वो किसको टच करना? मदर टेरेसा को टच करना है। वो थी मदर टेरेसा। समझिए मदर टेरेसा को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने देश की न होकर भी भारत जैसे देशों की जनता को उन्होंने सेवा करी थी और खासकर कलकत्ता में ज्यादा वो सेवा करी थी। आगे चलो 10वां क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? देखो यूरेनियम मतलब ज्यादा उत्पन्न करने वाला कौन सा अपने जगह अपने देश में स्थान है? वो है जादूगोरा। पहले समझ लो यूरेनियम क्या है। देखो वो यूरेनियम का अगर संकेत देखते हैं तो यू होता है, बड़ा यू का नाम सुने ना, यूरेनियम। ये चमकदार होता है, इसको खुला छोड़िएगा ये आग फेंकने लगता है, मतलब ये फट जाता है। इसका यूज, यूरेनियम का यूज बम बारूद परमाणु बम बनाने में ज्यादातर यूज करी जाती है। देखो कहीं ना कहीं अभी देखी जाए तो अपने इंडिया में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। स्टोर का मतलब इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि कोयला जो है ना वो लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, मतलब उसकी एक लिमिट है कि आने वाले भविष्य में कोयला खत्म हो जाएगी। जब कोयला खत्म हो जाएगी तो भाई बिजली कैसे उत्पन्न होगा? तो बिजली को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम को स्टोर किया जा रहा है ताकि भविष्य में यूरेनियम का प्रयोग करके जो है ना यूरेनियम का प्रयोग करके अगर देख सकते हैं तो बिजली ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं। देखो
यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू होता है। और साथ में यूरेनियम की अगर परमाणु संख्या की बात करते हैं तो लगभग 92 होती है, और इसकी परमाणु भार बात करेंगे तो लगभग 238 होता है, लगभग 238 के आसपास होती है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यूरेनियम देखो एक ऐसा पदार्थ है ना, यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, उजला मतलब ये चमकीला चमकते रहता है, हर एक टाइप का आपको दिखाई देगा। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, मतलब 1 ग्राम यूरेनियम जानते ना, एक राज्य को 1 हफ्ता तक बिजली दे सकती है। अब सोचो साला कितना शक्तिशाली यूरेनियम होता है, कहने 1 ग्राम यूरेनियम, मात्र 1 ग्राम यूरेनियम एक राज्य को 1 हफ्ते तक बिजली दे सकती है। सोचिए 1 ग्राम यूरेनियम एक राज्य को 1 हफ्ते तक बिजली दे सकती है। सोचो बिहार जैसे राज्य को 1 ग्राम मात्र यूरेनियम 1 हफ्ते तक बिजली दे सकती है, कितना पावर होता है। यूरेनियम का प्रयोग बम बारूद, परमाणु बम और नाइट्रोजन बम, मतलब अधिकांश बम बनाने में प्रयोग करी जाती है, समझ में आ रही है। तो यूरेनियम उत्पादक स्थल कौन सा, वो जादूगोरा है। यूरेनियम क्या, यूरेनियम का संकेत ये होता है, परमाणु संख्या 92 होती है और परमाणु भार लगभग 238 के आसपास होती है। इसलिए कैसा होता है, कि हरा और चमकीला पदार्थ होता है, जो हवा में खुलने पर, हवा में खुला छोड़ देने पर आग उसमें धर लेती है, आग लहकने लगती है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने के बाद इसमें आग पकड़ लेती है। इसका ही उपयोग करते हैं किसको, परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम जैसे छुट्टा फटकर आग एकदम फेंकने लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम उत्पादक स्थल कौन सा, वो जादूगोरा है। अपने देश में जादूगोरा में ज्यादा मात्रा में यूरेनियम स्टोर करी जाती है, और यूरेनियम के माध्यम से बिजली भी पैदा कर सकते हैं, आग भी पैदा कर सकते हैं। तो यूरेनियम को भविष्य के लिए स्टोर करी जा रही है, कि जब कोयला खत्म हो जाएगी तब यूरेनियम के द्वारा क्या उत्पन्न करी जाएंगी, बिजली उत्पन्न करी जाएंगी। तो चलिए ये आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। देखो मैं चाहता हूं कि पूरी एक्सप्लेन कर करके आपको सारी चीजें पढ़ाऊं, ताकि भविष्य में आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नए टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।